नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की बेंच में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार N राम और शशि कुमार की ओर से अर्जी दाखिल कर स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अगुवाई वाली बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश के सामने बताया कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर विरोधी दलों के नेताओं, पत्रकारों और जजों के फोन टैप किए हैं। इसका असर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हुआ है। पत्रकारों की ओर से दायर याचिका में पूछा गया कि क्या भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने के लिए लाइसेंस लिया था या इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी ली थी। पेगासस मामले पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के नेता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। संसद में विपक्षी दलों के सांसद लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में कोरोना के 41,831 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते 541 मरीजों की जाँच गई, जबकि 49.25 लोगों ने संक्रमण को मात दी। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,04,804 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 3.16 करोड़ मामले हो गए हैं। अब तक कुल 3.08 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4.2 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त कोरोना वायरस से केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 5 दिन से लगातार 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार कंप्लीट वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है और यहां पाबंदियों के साथ छूट भी है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। अलगाववाद के दिन लद चुके हैं, लेकिन देश विरोधी तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब ऐसे देशद्रोहियों और पत्थरबाजों की खैर नहीं है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे लोग पासपोर्ट सेवा का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। CID ने सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपराधिक जांच विभाग विशेष शाखा कश्मीर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि पासपोर्ट सेवा या अन्य किसी से सेवा से संबंधित सत्यापन के दौरान कानून और व्यवस्था, पथराव के मामलों और अन्य अपराधों में संलिप्तता को विशेष रूप से देखा जाए। स्थानीय पुलिस थाने के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। डिजिटल साक्ष्य जैसे CCTV फुटेज, फोटो, वीडियो और ऑडियो पुलिस के रिकॉर्ड में उपलब्ध क्लिप, क्वाडकॉप्टर इमेज को भी खंगाला जाए। ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने पर स्वीकृत देने से इनकार किया जाना चाहिए। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोंथोजम रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर कोंथोजम ने कहा कि अगले साल मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करूंगा। वहीं पार्टी की सदस्यता लेने के बाद गोविंद दास कोंथोजम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की। गोविंद दास कोंथोजम ने पिछले महीने मणिपुर विधायक के साथ साथ MPCC की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा था। हालांकि इम्फाल में कांग्रेस भवन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र देते हुए कोंथोजम ने कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से यह कदम उठाया है।
अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इनमें से 2 रनवे पर गिरे और ब्लास्ट हो गए। शनिवार देर रात हुए इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय हुआ है जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करगाह और कंधार को चारों तरफ से घेर रखा है। फिलहाल कंधार में उनकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के हवाई अड्डे का उपयोग अफगानिस्तान की सेना को हथियार और रसद भेजने में किया जाता है। इसीलिए तालिबान इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद को रोकना चाहता है। पिछले 2-3 हफ्तों में तालिबान ने इस इलाके में हमले बढ़ा दिए हैं। अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमेरिका की मदद से तालिबानियों के कब्जे वाले कई गांव खाली करा लिए हैं। फोर्सेज के एक्शन के बाद ये साफ हो गया है कि तालिबानियों की हिंसा में पाकिस्तानी लड़ाके भी बराबरी से शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान ऐसे कई लड़ाकों को अफगानी फोर्सेज ने मार गिराया है जो पाकिस्तानी सेना में अफसर हैं। इनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड भी मिले हैं। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस जासूसी केस और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध जारी है। इस गतिरोध के कारण संसद की कार्यवाही पर बुरा असर पड़ा है। संसद को दोनों सदनों में अब तक 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे की कार्यवाही ही चल सकी है। इससे करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही लगभग बाधित रही है। मॉनसून सत्र में अब तक करीब 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सत्र 13 अगस्त तक चलना है। राज्यसभा की कार्यवाही तय समय का सिर्फ करीब 31% ही चली है, तो लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 13%। लोकसभा 54 घंटे में से 7 घंटे से भी कम समय चली, जबकि राज्यसभा 53 घंटों में 11 घंटे चली। हंगामे के चलते मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सदन की प्रोडक्टिविटी में 13.70% की गिरावट आई है। पहले हफ्ते में ये आंकड़ा 32.20% था। इस मसले पर विपक्ष का कहना है कि जासूसी मुद्दे पर जब तक सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी, विरोध खत्म नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मांग को खारिज कर लोकसभा में कह चुके हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है। भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। भारत ने फ्रांस से इस दायित्व को हासिल किया है। इस मौके पर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि उनका देश भारत के साथ रणनीतिक मुद्दों पर जैसे समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और शांति सेना समेत अन्य मुद्दों पर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस भारत के साथ नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली को कायम रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस मौके पर भारत में मौजूद रूस के राजदूत ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि फ्रांस की तरफ से जो मुद्दे बताए गए हैं उनसे रूस भी पूरी तरह से सहमत है। उनका देश भी इन मुद्दों पर कारगर रूप से काम करने का इच्छुक है। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि भारत अपनी अध्यक्षता में निष्पक्ष रूप से काम करेगा। चौधरी ने यह भी कहा कि भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों और मानदंडों का पालन करेगा। इस मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का भी जिक्र छेड़ा। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत का अध्यक्ष बनने का अर्थ ये भी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को इस मंच पर नहीं उठा सकेगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ
दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरल में तेजी से फैलने के बाद अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का पहला केस सामने आया है। पुणे के पुरंदर क्षेत्र की 50 साल की महिला में जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। उसका चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। वहीं केरल में भी जीका के 2 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद अब इस राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 63 हो गई है। महाराष्ट्र से पहले इस साल सिर्फ केरल में ही जीका के मामले सामने आए हैं। उसके अलावा 4 और लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। इनमें से 3 की चिकनगुनिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एनआईवी की एक टीम इसके बाद यहां दौरा करने पहुंची। टीम ने 27 से 29 जुलाई तक कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने 41 लोगों के सैंपल लिए, जिनमें से 25 में चिकनगुनिया, 3 में डेंगू और 1 में जीका वायरस की पुष्टि हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट अब पूरे गांव का सर्वे करने की योजना बना रहा है। हालांकि विभाग का कहना है कि महिला ठीक हो चुकी है और उसके परिवार के लोगों में भी किसी को जीका के लक्षण नहीं दिखे। जीका वायरस का पहला केस 1940 में युगांडा में मिला था, लेकिन इसके बाद तेजी के साथ इस वायरस ने अफ्रीका के कई हिस्सों में अपने पैर पसार लिए। दक्षिण प्रांत और एशिया के कुछ देशों को छूते हुए ये लैटिन अमेरिका तक पहुंच गया। ब्राजील में इसने अपना प्रकोप दिखाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि 4 सालों के कार्यकाल में बीजेपी ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है। 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने से पहले पश्चिमी यूपी से लोग पलायन कर रहे थे। प्रदेश दंगाग्रस्त था, पर 4 साल के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है। योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूपी में जैसे ही चुनाव आते हैं, नेता घर से निकल आते हैं और बयानबाजी करते हैं। ये नेता कोरोना के दौरान मुश्किलों से जूझती जनता की मदद नहीं करते। ये किसानों की मुश्किलों में काम नहीं आते, लेकिन चुनाव आते ही बयानबाजी में लग जाते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता एक बार फिर से 2022 में करारी हार के लिए मन बना लें। बीजेपी यहां फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले का यूपी मुझे ठीक तरह से याद है। यहाँ महिलाएं असुरक्षित थीं, दिन दहाड़े गोलियां चलती थीं, प्रदेश में माफियाओं का राज था। आज 2021 में यूपी में खड़ा हूं तो गर्व से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जमीन पर उतारा गया है। योगी सरकार ने 44 योजनाओं को जमीन पर उतारने में सफलता पाई है, जिससे प्रदेश की पहचान विकासशील राज्य की बनी है। असम मिजोरम सीमा पर 26 जुलाई को हुए हिंसक संघर्ष के बाद दोनों राज्यों में तनाव बना हुआ है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिम्मत सिंह बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली मिजोरम पुलिस अब वापस लेने का विचार कर रही है। मिजोरम के मुख्य सचिव ने कहा है कि वह सीमा विवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज केस पर फिर से विचार करेंगे। चुआंगो ने दावा किया कि उन्हें और मुख्यमंत्री जोरमथंगा को हिम्मत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी की जानकारी नहीं थी। वहीं एफआईआर दर्ज होने पर असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह किसी भी जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मिजोरम ने असम पर आरोप लगाया कि सीमा विवाद की शुरुआत असम से हुई। असम की ओर से पहली फायरिंग की गई, जिसका मिजोरम पुलिस ने जवाब दिया। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा उनके भाई की तरह हैं और वे इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। एक और जहां देश के 8 राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन की करीब 2.5 लाख डोज बर्बाद हो गई है, वहीं 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तय डोज से 41 लाख से ज्यादा डोज की बचत की गई है। इससे केंद्र सरकार को करीब 62 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जबकि 8 राज्यों में हुई वैक्सीन की बर्बादी की वजह से सरकार को करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1 मई से
13 जुलाई के बीच देश भर में 2,49,648 वैक्सीन की डोज बर्बाद हो गई, जबकि इसी दौरान देश में 41,11,516 डोज की बचत की गई। दरअसल वैक्सीन कंपनियां एक वॉयल से 10 डोज लगाने का दावा करती है, जबकि वॉयल में इन तय डोज से थोड़ी ज्यादा वैक्सीन होती है। इसे स्वीकार्य वेस्टेज में गिना जाता है, मगर राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इस बेकार जाने वाली मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। देश में वेस्ट होने वाली वैक्सीन बचाने के मामले में सबसे पहले केरल का नाम सामने आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल की इस पद्धति की तारीफ की थी, मगर पिछले 74 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि इस काम में सबसे आगे तमिलनाडु है और उसके बाद पश्चिम बंगाल। 1 मई के बाद से देश भर में ऐसे सिर्फ 8 राज्य हैं जहां अलग अलग कारणों से करीब 2.5 लाख वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ से पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। इसके तहत लिस्टेड सरकारी कंपनियों में कम से कम पब्लिक होल्डिंग्स के नियम को खत्म किया जा सकता है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह रिटेल निवेशकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कंपनी भी रिटेल निवेशकों की ही कैटेगरी में आती है। हालांकि किसी भी आईपीओ में जो भी हिस्सा बिकता है, उसमें जो भी निवेशक आता है वह रिटेल की ही कैटेगरी में आता है, चाहे भले वह कोई कंपनी ही क्यों ना हो। जहां तक एलआईसी की बात है तो यह शुरू में 10% हिस्सेदारी ही इशू में बेच सकती है। इसके बाद यह बाकी हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके पीछे यह कारण है कि पहले थोड़ी हिस्सेदारी बेचकर बाजार का मूड समझा जाए और सही तरीके से इसके वैल्यूएशन को निकाला जाए। इशू के बाद सरकार इसे कई चरणों में बेच सकती है। आगे चलकर हो सकता है कि इशू की तुलना में ज्यादा वैल्यूएशन कंपनी को मिल जाए और सरकार को ज्यादा पैसा भी हिस्सेदारी बेचने पर मिल जाए। इस मामले में बीमा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी के पूर्व अधिकारी ने कहा कि यह तो सीधे सीधे रिटेल निवेशकों को दूर रखने की योजना है। जब जनता की कम से कम हिस्सेदारी को खत्म कर दिया जाएगा तो उसमें जनता कैसे हिस्सा लेगी? यानी एलआईसी जैसी बड़ी कंपनियों में रिटेल निवेशकों को दूर किया जा रहा है। यही नहीं, इसके बाद बड़ी कंपनियां या बड़े निवेशक इस तरह की कंपनियों में शेयर होल्डर बन जाएंगे। अभी तक सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टिंग कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी जनता के पास होनी चाहिए। 2010 तक यह नियम 10% का था, पर उसी साल इसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। हालांकि यह हिस्सेदारी कंपनी के लिस्ट होने के 3 साल के भीतर करनी होती थी, लेकिन जैसे ही एलआईसी आईपीओ की तैयारी शुरू हुई, सरकार ने हाल में इस नियम को सरकारी कंपनियों के लिए बदल दिया। नए नियम में यह कहा गया है कि इसे 5 साल में पूरा करना होगा, न कि 3 साल में। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान यह बात साफ हो गई कि आखिर उन्हें पूछताछ के बाद अरेस्ट क्यों किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरुण पई ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के 2 ऐप से 51 अश्लील फिल्में जब्त की। अरुणा पई ने कहा कि राज और रयान थोरपे को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप चैट हटाना शुरू कर दिया था। वे सबूत नष्ट कर रहे थे। जब कोई आरोपी सबूत नष्ट करना शुरू करता है तो जांच अधिकारी मूकदर्शक नहीं हो सकते, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस अजय गडकरी की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। पई ने कहा कि दोनों पर पॉर्न कंटेंट की स्ट्रीमिंग का आरोप है। पुलिस ने फोन और स्टोरेज डिवाइस से यह कंटेंट जब्त किया है। अरुणा ने राज की गिरफ्तारी को चुनौती देती याचिका को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि जिस अपराध में 7 साल की सजा होती है, सीआरपीसी के तहत उसमें गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अश्लील और बोल्ड वीडियो मिले, कई ग्राहकों से पेमेंट की जानकारी भी मिली। महामारी के बीच 1 अगस्त से हो रहे टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। आरबीआई व केंद्र सरकार के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए एफडी पर ब्याज दरों में वृद्धि की भी गुंजाइश नहीं दिख रही। महंगाई दर में वृद्धि भी परेशानी बढ़ा सकती है। हालांकि ये राहत है कि अब हफ्ते के 7 दिन वेतन, पेंशन, बिल का भुगतान होगा। बैंकों की नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सेवा रोज प्रभावी होगी। बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्तें, म्यूचुअल फंड के भुगतान भी 7 दिन हो सकेंगे।
नए आयकर नियमों के मुताबिक 2020 और 21 के लिए 1 लाख रुपए या ज्यादा सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 ए के तहत 1% जुर्माना प्रति महीने देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होगा। ओलंपिक में भारत और ग्रेट ब्रिटेन की पुरुष हॉकी टीम के बीच आज शाम 5:30 बजे से क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत के पास 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। पिछली बार टीम में 1980 में सेमीफाइनल में पहुंची थी, तब भारत ने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था। इसके बाद से टीम कभी क्वार्टर फाइनल स्टेज से ऊपर नहीं जा पाई। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय टीम के पास इतिहास को दोहराने का बेहतरीन मौका है। भारत की वर्ल्ड रैंकिंग फिलहाल 3 और ब्रिटेन की 6 नंबर पर है। दोनों टीमों का ओलंपिक में 8 बार आमना सामना हुआ है। भारत और ब्रिटेन दोनों ने 4-4 मैच जीते हैं। टीम इंडिया इस वक्त शानदार फॉर्म में है। पूल स्टेज में टीम ने 5 में से 4 मैच जीते हैं। इस दौरान भारत ने 2016 रियो ओलंपिक की चैंपियन अर्जेंटीना की टीम को भी हराया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें हार मिली। ब्रिटेन की टीम ने पूल स्टेज में 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं। जर्मनी के खिलाफ टीम को हार मिली और नीदरलैंड्स और बेल्जियम के खिलाफ पूल स्टेज का आखिरी 2 मैच ड्रॉ रहा। भारत और ब्रिटेन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार आमने सामने आए थे। तब ग्रुप स्टेज में भारत ने ब्रिटेन को 4-3 से हराया था। हालांकि इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में इंग्लिश टीम ने इंडिया को 2-1 से हरा दिया था। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।